जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पिछले सप्ताह के विभिन्न समाचार पत्रों में आए हुए महत्वपूर्ण एडिटोरियल की। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए दोस्तों इन टॉपिक्स को और देखिए क्या बातें आपको याद करनी यहां से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है दोस्तों राइट टू हेल्थ। जी हाँ, राइट टू हेल्थ इस समय न्यूज में चर्चा में बना हुआ है और काफी न्यूज में बना हुआ है राइट टू हेल्थ। तो क्या है इसकी डिमांड और क्या है ये राइट टू हेल्थ, दोस्तों आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहां से न्यूज में आया। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि राइट टू हेल्थ जो है ये राजस्थान में कहीं से न्यूज में आया है। इसकी जो डिमांड है वो दोस्तों दोबारा रिवाइव की गई है राजस्थान में। वहां की जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, दे what that the law would streamline medical services and guarantee the availability of essential facilities to the citizen। यानी राजस्थान के जो लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने के लिए एसेंशियली यहां पर राइट टू हेल्थ की डिमांड की गई है। क्यों की गई है, इससे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि वो वहां पे राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ को लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत वो राइट टू हेल्थ को इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ वो मीजर्स फॉर प्रिवेंटिव प्राइमरी एंड क्यूरेटिव केयर को दोस्तों इन्वाइस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। यानी जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है उसके मापदंडों के आधार पर ही राजस्थान में मेडिकल सर्विस मेडिकल फैसिलिटीज को दोस्तों वहां पे लागू करेंगे। ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ महीने पूर्व भी कहा था। अब दोस्तों क्या है ये राइट टू हेल्थ और क्या है इसकी डिमांड, एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो राइट टू हेल्थ दोस्तों क्या है, एज विद अदर राइट्स इंक्लूड द बोथ फ्रीडम्स एंड द एंटाइटलमेंट। यानी राइट टू हेल्थ बिल्कुल अन्य अधिकारों की तरह ही है, इसमें भी कई सारी स्वतंत्रताओं की मांग की गई है और इसमें भी कई सारे अधिकारों की मांग दोस्तों की गई है। क्या है विशेष बातें इसकी अगर देखें तो फ्रीडम्स में इंक्लूड है द राइट टू कंट्रोल वंस हेल्थ एंड बॉडी। यानी सभी को अपने स्वास्थ्य और अपने दोस्तों शरीर को कंट्रोल करने का पूरा राइट होना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो एक बहुत सेंसिटिव इशू रहता है जो कि है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स का। यानी अपने सेक्सुअल और प्रजनन जो क्षमताएं हैं, प्रजनन जो अधिकार हैं, उनका दोस्तों बहुत सेंसिटिव इशू रहता है हमारे देश में, खासतौर पर बात की जाए तो राइट टू हेल्थ क्या करता है, ये दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं और दोनों प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। साथ ही अगर बात करें तो राइट टू हेल्थ के अंतर्गत क्या होता है, टू बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। यानी किसी भी तरह के टॉर्चर से, किसी भी तरह के नॉन कंसेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से और एक्सपेरिमेंटेशन से खुद को फ्री करता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपके ऊपर जबरदस्ती किसी दवाई का प्रयोग किया जाएगा या आपके ऊपर जबरदस्ती किसी का ट्रायल किया जाएगा। ऐसा दोस्तों यहां पर नहीं कर सकते राइट टू हेल्थ के आ जाने के बाद। तो ये दो अधिकार दोस्तों राइट टू हेल्थ के अंतर्गत हमें मिल सकते हैं अगर इसको दोस्तों आगे लागू किया जाता है। तो साथ में बात करें तो यहां पर दोस्तों एंटाइटलमेंट की बात करें तो राइट टू सिस्टम ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन भी दोस्तों यहां पर मिलेगा राइट टू हेल्थ के अंतर्गत, दैट गिव्स एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ द हेल्थ। यानी सभी को उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च स्वास्थ्य स्तर का जो अधिकार है वो भी इस राइट टू हेल्थ के अंतर्गत सरकार प्रयास करेगी देने का दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक राइट हो जाता है और काफी अच्छी पहल दोस्तों सुनने में लग रही है। देखते हैं आगे इसके साथ क्या होने वाला है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, फिर भी कुछ पॉइंट यहां पर दोस्तों आपको जो याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर ये राइट टू हेल्थ दोस्तों लागू होता है तो सबसे पहली बात है क्या करेगा, ये पुट्स द कंपल्शन फॉर द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टुवर्ड दिस। यानी ये सरकार को इंश्योर कर देगा, सरकार को बाध्य करेगा कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरी कदम जरूर उठाए। अभी क्या होता है कि हमारी सरकार अगर काम करती है नहीं भी करती है तो भी दोस्तों वो उसकी जवाबदेही नहीं बनती है, लेकिन इस एक्ट के बाद उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। साथ में enables everyone to access the services and ensure the quality of those services good enough to improve the health of the people who receive them। यानी जितनी भी सर्विसेज हैं स्टेट में, जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, उन सभी की एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर इंसान तक पहुंचेगी और उसकी क्वालिटी भी दोस्तों यहां पर इंश्योर होगी, क्योंकि अब अधिकार मिल जाएगा इंसानों को, लोगों को कि भाई उस स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिले। अगर वहां नहीं मिलेगी तो दोस्तों वो इशू बनेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं के उच्च स्तर को दोस्तों मैनेज कर सकती है, उनकी क्वालिटी को मैनेज कर सकती है।
इसके साथ साथ बात करें तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेइंग फॉर हेल्थ सर्विसेज आउट ऑफ देयर ओन पैकेज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पीपल गेटिंग द पुश्ड इनटू पॉवर्टी। यानी यहां पर फाइनेंशियल कवर भी दोस्तों मिलेगा। दोस्तों सभी लोगों को एक फाइनेंशियल कवर मिलना है, यानी ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति का इलाज केवल इस वजह से नहीं हो पाए कि उसके पास फाइनेंशियल कमी है। इस वजह को भी दोस्तों यहां पर ध्यान रखा जाएगा और राइट टू हेल्थ के अंतर्गत उसको भी देखा जाएगा। राजस्थान मॉडल की बात करें दोस्तों तो अभी मुख्यमंत्री की जिस योजना की मैं बात कर रहा था वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसको लागू किया गया था अभी राजस्थान में, और इसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम के तहत दोस्तों यहां पर लागू किया गया था राजस्थान में, जिसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में रहने वाली प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए तक का क्या मिल रहा है, हेल्थ कवर मिल रहा है, कैशलेस हेल्थ सर्विस मिल रही है। पूरे साल में एक बार उनको 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवर दोस्तों यहां पर दिया जाएगा इस चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना में दो इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च हैज रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्टेट टू मैच विद द राइट्स ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर। यानी इसकी स्कीम के तहत दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट रिसर्च है उसने भी कहा है कि सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो हाई स्टैंडर्ड को सेट करे, हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को सेट करे जो कि सभी लोगों को दोस्तों अवेलेबल हो। इसके साथ साथ जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है उनको भी यहां पर सेट करने की बात की गई है, उनको भी बाय द यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन रिवाइज्ड कीपिंग इन द व्यू चेंजिंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोग्राम। यानी जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी यहां पे लागू किया जाएगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखेगी यूनियन गवर्नमेंट और दोस्तों साथ में स्टेट गवर्नमेंट अगर ये एक्ट दोस्तों यहां पर आ जाता है। अब यहां दोस्तों इस पूरी चीज को लागू करने में कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिनको हमें देखना होगा। यहां पर सबसे पहली बात जो है हमारा एग्जिस्टिंग जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो दोस्तों लिमिटेड है, यानी वहां पर स्कोप जो है बिल्कुल लिमिटेड है, वहां पर चीजों को हमें और एक्सप्लोर करना होगा। हमारा जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ केयर इस समय एग्जिस्ट कर रहा है उसको तो एक्सटेंड करना होगा और वहां पे सुविधाओं को हमें बढ़ाना होगा। हालांकि बात करें दोस्तों तो यहां पर भी अभी वेल फंक्शनिंग पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये केवल सर्विस देते हैं रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी केयर, लिमिटेड चाइल्ड केयर एंड सर्टेन सर्विस रिलेटेड टू द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। यानी अभी के जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर हैं वो लिमिटेड सर्विसेज को दे पाते हैं किसी भी सेक्टर की अगर बात करें, चाहे वो प्रेगनेंसी केयर की बात करें या फिर हम लोग चाइल्ड केयर की बात करें या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करें, वहां पर भी उनका प्रोग्राम जो है उनका परफॉर्मेंस जो है वो लिमिटेड रह पाता है। तो वहां पर दोस्तों में पब्लिक हेल्थ फंडिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर अभी की बात करें दोस्तों तो अभी हमारे देश में 1.3% ऑफ जीडीपी दोस्तों यहां पर खर्च हो रहा है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि हेल्थ सेक्टर में सरकार अच्छे काम कर पाए और अच्छी चीजों को, अच्छी टेक्निक को दोस्तों यहां पर लेगा आ पाए। जो ओईसीडी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, उसके अनुसार दोस्तों भारत सरकार को यह संदेश दिया गया है कि उसे करीब करीब 2.3% पार्ट जीडीपी का जो है उतना खर्चा हेल्थ सेक्टर में करने की आवश्यकता है, जो कि अभी केवल 1.3% है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने भी दोस्तों प्लान किया है कि वो 2.5% तक खर्चा करेगी हेल्थ सेक्टर में अपनी जीडीपी का। सन 2025 तक जो भारत सरकार खर्चा करती है वो 2.5% तक हेल्थ सेक्टर में दोस्तों खर्चा करने का मन बनाया है हमारी सरकार ने। अब यहीं पर दोस्तों बात करें, दूसरा जो यहां पर मेन परेशानी है वो है सब ऑप्शनल हेल्थ सिस्टम। जी हां, सब ऑप्शनल हेल्थ सिस्टम की वजह से दोस्तों यहां पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनका फैलने का खतरा दोस्तों यहां पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर बात करें उनको जल्दी से डिटेक्ट जितना हम कर पाएंगे, जितना तेजी से उनको डिटेक्ट करने का सिस्टम हम लोग बना पाएंगे, उतना ही ज्यादा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उनको दोस्तों यहां पर रोक हम पाएंगे। तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा एक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है हमारे को, ताकि हम दोस्तों इस पेंडेमिक या एंडेमिक जो भी हमारे यहां होते हैं उनको दोस्तों आगे आने वाले खतरों से हम लोग रोक पाए या उनसे हम लोग बच पाए। साथ में बात करें दोस्तों तो यहां पर सरकार के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस भी दिए गए हैं, हम सभी को मालूम है। आर्टिकल नंबर 21 है जिसमें फंडामेंटल राइट है हमारा लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। इसके साथ साथ हमारे डीपीएसपी जो है आर्टिकल नंबर 38, 39, 42, 43 और 47 में, जहां पर दोस्तों एक ऑब्लिगेशन लगाया गया सरकार पर दैट स्टेट इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ। यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें सीधे सीधे सरकार से कहा गया है कि यह सरकार का ही दायित्व होना चाहिए कि सभी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले और सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दोस्तों यहां पर मिले। तो ऐसा भी दोस्तों यहां पर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें तो कई केसेस ऐसे हैं जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय दिए
सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस है जो 1996 का था, जिसमें दोस्तों वेलफेयर स्टेट की बात की गई थी और प्राइमरी ड्यूटी बताई गई थी गवर्नमेंट की कि उसकी प्राइमरी ड्यूटी है क्या, इज टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना ये राज्य का प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है। एंड मोreover इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज। ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में अपने फैसले दिए हैं जहां पर स्वास्थ्य अधिकारों को दोस्तों प्राथमिक बताया गया है। एक केस की बात करें दोस्तों तो इसके अलावा जो परमानंद कटरा केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, वहां भी दोस्तों इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे। वहां पर कहा गया था कि एवरी डॉक्टर वेदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अदरवाइज हैज द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू एक्सटेंड हिज सर्विस विद ड्यू एक्सपर्टाइज विद द प्रोटेक्टेड लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों इस स्वास्थ्य के अधिकार के मामले में एक्टिव रहा है और कई मामलों में दोस्तों कई तरह के फैसले यहां पर सुनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिससे दोस्तों एक बात क्लियर हो जाती है कि यहां पर दोस्तों स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए हमें राइट टू हेल्थ की जरूरत पड़ने वाली है। अंत में बात करें दोस्तों इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार का सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स का सेट है जिसको सेट किया गया है किसके लिए, बेहतर क्वालिटी के लिए, हेल्थ केयर की जो बेहतर क्वालिटी की डिलीवरी है उसके लिए दोस्तों इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को बनाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। क्या करता है, हैव बीन रिवाइज्ड कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरीके से ना फैले, किस तरीके से इन्हें कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है और जो नए प्रोग्राम है उनको दोस्तों यहां पर लेके आता है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, और कई तरह के और भी यहां पर जो है वो डाइवर्स नीड्स को क्रिएट करता है हमारा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। अगर बात करें दोस्तों तो गाइडलाइन एक्ट की तरह काम करता है एज द मेन ड्राइवर फॉर कंटिन्यूस द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड सर्व एज द बेंचमार्क ऑफ एक्सेसिंग द फंक्शन स्टेटस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज। यानी भारत में जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनकी क्वालिटी को, उनके स्टैंडर्ड को, उनके लेवल को सही बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इन स्टैंडर्ड के आधार पर दोस्तों हमारे सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दोस्तों चलते हैं यहां पर, जो अपने स्टैंडर्ड को दोस्तों बना के रखते हैं ताकि सभी लोगों को सही और बेहतरीन स्तर की शिक्षा व्यवस्था दोस्तों यहां पे मिल पाए। इन सब बातों के साथ दोस्तों अगर आगे की राह देखिए तो सबसे पहली जरूरत जो यहां पर दिखाई देती है वो ये कि हमारा जो हेल्थ है वो अभी कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट होना चाहिए ताकि यूनियन गवर्नमेंट भी वहां पर सही तरीके से नियम कायदे कानून बना सके। अभी हाल की बात करें तो हेल्थ सिस्टम जो है वो दोस्तों हमारा स्टेट लिस्ट में है, यानी केवल राज्य सरकार ही उस पर दोस्तों कानून बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की यहां पर जरूर आवश्यकता है ताकि यहां पर इन्वेस्टमेंट को क्रिएट किया सके। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन की दोस्तों यहां पर काफी जरूरत पड़ने वाली है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और साथ में सरकार को ध्यान देना चाहिए टू क्रिएट अ डेजिग्नेटेड एंड द ऑटोनोमस एजेंसी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। यानी इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सरकार को एक ऑटोनोमस एजेंसी की भी दोस्तों यहां पर जरूरत है, जो कि डिसीज सर्विलांस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और हेल्थ इंपैक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ की हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब पर दोस्तों काम करने के लिए ऑटोनोमस एजेंसी होनी चाहिए ताकि स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके और इस विषय में दोस्तों आगे बढ़ सके। तो ये टॉपिक दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। आगे बढ़ जाते हैं इस टॉपिक के साथ अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक है हमारा डिजिटल रिवॉल्यूशन दोस्तों इन इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों बिल्कुल यहां सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िए। क्या है ये डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर और क्या इसके मायने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो कहां से ये आया है, तो जून 2021 की बात है जब दो सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों लाए गए थे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के संबंध में। कौन कौन से थे? अगर पहली बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट था दोस्तों इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर मंत्रालय से लाया गया था। और दूसरा जो था वो था दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर राइट फॉर डिसरप्शन फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बीन एट द कंपनी। इन दोनों की अगर बात करें, दोनों डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट संबंधित थे अलग अलग चीजों से। अगर पहले की बात करें तो वो संबंधित था डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर से, और दूसरा जो था दोस्तों वो रिवॉल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन द एग्री लॉजिस्टिक दोस्तों। यानी ये जो हमारा IDEA है ये संबंधित था कि लार्ज रिवॉल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट किया जाए एग्री लॉजिस्टिक में, जिससे दोस्तों एग्री इनपुट जो है हमारा 2025 तक वो बढ़ जाए। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री हाईली और सरप्राइजिंगली एक 3 वर्ड के द्वारा दोस्तों हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो यहां पर बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े,
बढ़े, इंपोर्ट बढ़े, ताकि दोस्तों यहाँ पर एग्री बिजनेस को और एग्री प्रोडक्ट को हम लोग बढ़ा सकें। ये इस काम करने के लिए हमने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का दोस्तों सहारा लिया। अब यहां पर दोस्तों आईडीईए की अगर बात करें, क्या है इसका कॉन्सेप्ट? आईडीईए दोस्तों वही है जो मैंने अभी नाम लिया था आपसे, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, यही दोस्तों आईडीईए है। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्यों इसको लाया गया दोस्तों, एक बार बात करते हैं। यहां पर मकसद इनका एक ही है, फार्मर एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द फार्मर्स लिवलीहुड, यानी किसी भी तरीके से किसानों और किसानों की जीविका को दोस्तों इंप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, इसी एम से दोस्तों आईडीईए कॉन्सेप्ट को लाया गया है। क्या करता है? इट इज प्रपोज्ड टू हैपन थ्रू टाइट इंटीग्रेशन ऑफ एग्री टेक इनोवेशन, यानी एक बात पर विशेष ध्यान देता है कि किसी भी तरीके से जो इरिगेशन है, इंटीग्रेशन है दोस्तों, वो एग्रीटेक इनोवेशन से दोस्तों हमारा जुड़ जाए, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई नई तकनीक दोस्तों यहां पर लाई जाए, नया एक इकोसिस्टम बनाया जाए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, जिससे दोस्तों फूड आइटम्स हैं और फार्मिंग है, उन दोनों को ही दोस्तों यहां पर बढ़ोतरी मिले। अगर आईडीसी की बात करें दोस्तों, आईडीए प्रिंसिपल्स एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट द ओपननेस ऑफ डेटा, यानी जितने भी प्रकार के आंकड़े हैं, डेटा है, अवेयरनेस है, जानकारियां हैं, वो हमारे किसानों तक पहुंचे, ताकि वो अपनी फसल को बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस कर पाए और उसके अच्छे दाम दोस्तों उनको मिल पाए, अच्छी तरीके से अपनी एग्रीकल्चर को बिजनेस की फॉर्म में दोस्तों लेके आ पाए। उसके लिए डेटा ड्रिवन होने का बहुत जरूरी दोस्तों यहाँ पे ठेका इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों दिया गया है। वैल्यू एडेड इनोवेटिव सर्विस है दोस्तों, वो भी यहां पर अप्लाई की जाएंगी। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको दोस्तों यहां पर एग्रीकल्चर फील्ड में लाया जाएगा, ताकि नई तकनीक और नए इनोवेशन के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो दोस्तों एकदम हाईटेक बन सके। बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव की कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का, तो सबसे पहली बात क्या इसका उद्देश्य है, वो है रियलाइज द हायर इनकम एंड द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स, यानी जो हमारे किसान हैं उनको उनकी फसल का बेहतरीन प्रॉफिट मिल पाए, उनको सही समय पर सही जानकारी मिल पाए, इनोवेटिव सर्विस मिल पाए, ताकि वो दोस्तों अपनी फसल का बेहतर प्रयोग कर पाए और बेहतरीन तरीके से उसे सेल कर पाए, ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़े। ये सबसे मेजर इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू इनेबल द बेटर प्लानिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी योजनाएं, जितनी भी प्रोग्राम, जितनी भी स्ट्रैटेजी, जितनी भी स्कीम हमारी केंद्र और राज्य सरकार एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों के लिए लेके आती है, उसकी बेहतरीन प्लानिंग करना और सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करना, ये दोस्तों दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने यहां पर देखा। और ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों। कई बार हम देखते हैं कि ऊपर से योजनाएं बनती है लेकिन जमीनी स्तर पर वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, इसलिए उनका फायदा नहीं मिल पाता। तो यहां पर दोस्तों ये काम हमें करना है। साथ में टू एनहांस द एफिशिएंसी इन द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो वाटर हुआ, सीड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, लैंड हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, इनका सही यूज करना, बेहतर इनहांस करना, इनकी इफिशिएंसी को सही तरीके से यूज करना, ये दोस्तों तीसरा इसका उद्देश्य इस प्रोग्राम का, जो कि हमें दोस्तों इसमें करना है। साथ में टू प्रोवाइड द लोकेशन स्पेसिफिक एंड द पर्सनलाइज्ड एक्सटेंशन सर्विसेज अक्रॉस द एग्रीकल्चर लाइफ साइकिल, हर जगह के हिसाब से स्पेसिफिक सर्विसेज को देना, हर जगह के हिसाब से स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज को बनाना, ये दोस्तों चौथा यहां पर इसका उद्देश्य है, ताकि सही जगह पर सही योजना बनाकर सही उत्पादन वहां पर दोस्तों किया जा सके। तो ऐसे कुछ यहां पर दूसरे उद्देश्य है। उद्देश्य देखकर लगता है कि काफी अच्छा प्रोग्राम यहां पर दोस्तों साथ में होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक काम और भी है, अडेप्टेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड इंट्रोपरेबिलिटी, यानी हाई स्टैंडर्ड को यहां पर यूज करना, जिससे जो दोस्तों हमारे डिजिटल राइट हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज हो सके और यहां पर इंफॉर्मेशन अक्रॉस इकोसिस्टम का दोस्तों यहां पर डेवलपमेंट हो सके। यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है किसी भी बारे में, चाहे वो एग्री प्रोडक्ट के बारे में है, सीड के बारे में, नई रिसर्च के बारे में, नई फसलों के बारे में, मार्केट के बारे में, या फिर तौर तरीकों के बारे में, वो दोस्तों यहां पर एक्सचेंज हो सके इजीली, और साथ में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों हो सके, ताकि नए इनोवेटिव्स यहां एग्रीकल्चर फील्ड में लाए जा सके। इस सब काम करने के लिए दोस्तों हमने IDEA का प्रोग्राम दोस्तों यहां पर सेट किया है। इसके अलावा दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको एक्सेप्ट करना और साथ में पावर ऑफ द डिजिटल को यहां पर फॉर्मुलेट करना, ये कुछ यहां पर दोस्तों इसके उद्देश्य है जिनके लिए प्रोग्राम दोस्तों बनाया गया है और काफी हद तक दोस्तों किसानों को फायदा करने वाला है।
लेकिन साथ में अगर इश्यूज की बात करें कि इस प्रोग्राम के साथ क्या क्या इश्यूज हैं, तो सबसे बड़ा इश्यूज है पोटेंशियल ऑफ डेटा मिसयूज। जी हाँ दोस्तों, जो आईटी इंडस्ट्री है उसने इसको अपोज किया है, उसने इस प्रोग्राम को आईडीईए को अपोज किया है। क्यों? वो कहती है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट एक यूनिक फार्मर आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक होगी। इससे क्या होगा कि सभी का आधार कार्ड दोस्तों पब्लिकली हो जाएगा और यहां पर मिसयूज हो सकता है इस डेटा का, इस आधार कार्ड का। तो यहां पर एक सरकार को पहले पूरा फ्रेमवर्क बनाना होगा, एक साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क बनाना होगा जिससे जो भी इंफॉर्मेशन किसानों की है वो दोस्तों पब्लिक ना हो जाए और वो किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो पाए। ये काम दोस्तों सरकार को करना पड़ेगा डिजिटलाइजेशन करने से पहले। साथ में बात करें डिजिटल डिसरप्शन इज अ डबल इंगेज सोर्ड। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अगर डिजिटल इकोसिस्टम है तो यहां पर दोस्तों डिजिटल डिसरप्शन जो है वो जरूर यहां पर दोस्तों इंप्रूव कर सकता है लिवलीहुड को। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, बिफोर द ब्रिंगिंग सच डिसरप्शन इट मस्ट बी स्टडीड हाउ मच फार्मर वुड बी प्रिपेयर्ड टू बेनिफिट फ्रॉम दीज न्यूली इमर्जिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी यहां पर आपने तो नई तकनीकी ले आए, आप तो यहां पर नई डिजिटल बात कर रहे हो, बट हमारे किसान इसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर पाने की स्थिति में है वो यहां पर देखना होगा। सबसे पहले हमें किसानों को इस बात के लायक बनाना होगा कि वो डिजिटल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर पाए और डिजिटल परफॉर्मा को एक्सेप्ट कर पाए, उनको समझ पाए, नई तकनीकों को समझ पाए। अगर ये काम नहीं कर पाए दोस्तों तो ये थोड़ी मुश्किल यहां पर क्रिएट कर सकता है। साथ में बात करें लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे देश में अगर देखा जाए तो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जो तकनीक से, नई टेक्नोलॉजी से दोस्तों अवेयर हैं। बाकी सभी किसान ऐसे हैं जो अभी भी परंपरागत तौर तरीकों में दोस्तों विश्वास रखते हैं। एजुकेशन की भी अभी काफी कमी है। तो सरकार को पहले यह करना होगा कि जो भी नई तकनीक या नए स्ट्रेटेजी को लेकर आ रही है, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, उसके लिए पहले किसानों को अवेयर करना होगा, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी, उनको सिखाना होगा कि किस तरीके से वो डिजिटल एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। तभी दोस्तों ये फायदेमंद रह सकता है, तभी ये कारगर हो सकता है। अगर बात करें साथ में दोस्तों तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी देखने को यहां पर मिलेगा। जो फार्मर्स का रिएक्शन है दोस्तों रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, वो भी यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें होंगी दोस्तों। किसानों के लिए बिल्कुल नई और एडवांस चीजों को एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी मुश्किल यहां पर होता है, ताकि किसान यहां पर किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, किस तरीके से अपना एटीट्यूड यहां पर दिखाते हैं नए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये भी दोस्तों एक बड़ा यहां पर उद्देश्य होगा और इसको पॉजिटिव बनाने का सबसे सही तरीका यही है कि पहले किसानों को सिखाया जाए कि किस तरीके से उनके लिए फायदेमंद है, किस तरीके से वो इन चीजों को यूज करें, उसके बाद दोस्तों उनको वहां पर यूज किया जाए। चैलेंजेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे काफी चैलेंजेस भारत के सामने पहले से ही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है। भारत की जो 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी है दोस्तों, उसमें 9% हिस्सा पूरा हमारी एग्रीकल्चर का है। जबकि इंप्लॉयमेंट की बात करें तो 49% तक इंप्लॉयमेंट जो है वो दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड से आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फील्ड है भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के दोस्तों डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस और अटेंशन देने की जरूरत है। यहां पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को सबसे पहले अगर बात करें तो गोल ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो 2022 तक सरकार को करना है। सरकार ने 2014 में यह कहा था कि मैं 2022 तक जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल कर देना है। तो उस वे में भी अगर देखा जाए तो यहां पर काफी कुछ करने की जरूरत है, काफी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जो दोस्तों यहां पर एक इशू बन सकता है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बात करें दोस्तों तो यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी सरकार को ध्यान देने होंगे, जिसमें हंगर है, पॉवर्टी है, मल्टीप्लिकेशन है, उससे कैसे निपटा जाए वो भी सरकार के दोस्तों यहां पर इशू बनने वाले हैं। अगर दोस्तों आगे की राह की बात की जाए तो डेटा रिवॉल्यूशन दोस्तों जरूर इनवाइटेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो सोशियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको दोस्तों बस हमें सॉल्व करना होगा। वी कैन नॉट जस्ट काउंट द टेक्नोलॉजी फिक्सेस एंड एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंप्रूविंग फार्मर्स लिवलीहुड। यानी यहां पर दोस्तों में जरूरत यह है कि हमें फार्मर्स को एजुकेट करना होगा। जो यंग एजुकेटेड फार्मर्स हैं उनको आगे लाना होगा, उनको समझाना होगा यहां पर कि किस तरीके से डिजिटल जो एक परफॉर्मा है, डिजिटल जो एनवायरनमेंट है वो उनके कृषि क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकता है, उनके कैलिबर को इंप्रूव कर सकता है, उनकी कैपेसिटीज को इंप्रूव कर सकता है। ये उन्हें दोस्तों यहां पर समझाना ही होगा।
इसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी होगी थ्रू अ फिक्स्ड अप्रोच और मिक्स्ड अप्रोच, यानी हमें दोस्तों यहां पर दोनों तरह की अप्रोच तो अपनानी होगी। डिजिटल परफॉर्मा को एकदम से भी लागू नहीं कर सकते, धीरे धीरे उसको किसानों के लिए दोस्तों लाया जाएगा ताकि किसान भी उससे फैमिलियर हो पाए और दोस्तों यहां पर दोनों को इसका फायदा दोस्तों यहां पर मिल पाए। तो ऐसा कुछ यहां पर सरकार को और नीति नियंताओं को करने की दोस्तों आवश्यकता मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो दोस्तों ये दो टॉपिक थे जो हमने पिछले सप्ताह के एडिटोरियल से हमने यहां पर देखे। उम्मीद है कि दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और दोनों ही टॉपिक से आप दोस्तों अपने उत्तरों को लिखने में दोस्तों शामिल होंगे, अपने सफल होंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। हम दोस्तों आपके लिए लेके आते रहेंगे और भी नए तरीके के वीडियोस और नए टॉपिक पे दोस्तों बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, शेयर करते रहिए इस वीडियो को ताकि सभी का फायदा यहां पर होता रहे। दोस्तों आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी सुखी रहें, आप सभी हंसते खिलखिलाते रहें, आप सभी ऊर्जाओं से भरे रहें और आप सभी दोस्तों आलस से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।